प्रिय छात्रों, कल हमने आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक आवेश के बारे में बताया था कि कल हमने आपके लिए बात पूरी की थी। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी जनरल जानकारी और देता हूँ मैं आपके लिए। आगे आगे का वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नया वीडियो मेरा उपलब्ध होता रहे। तुरंत आपके लिए मिलेगा नया वीडियो, पर डे एक वीडियो नया एक टॉपिक के बाद आपको दूंगा, और जिसमें मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा समझाने की कि छोटी से छोटी बात आपको समझाई जाए और बोर्ड से संबंधित हो, कंपटीशन से संबंधित हो। यह मैं आपसे फिर वायदा करता हूँ कि आपके लिए जो मैं पढ़ाऊँगा उसे आप अपना पेन कॉपी लेकर के बैठें। जो मैं बोलूँगा आर्टिकल को मैं लिखूँगा और कुछ थ्योरी बोलूँगा तो उसको आप नोट करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आगे चलता हूँ। कल मैंने आपको बताया था आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है। तो कल क्या था, आवेश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया था, आवेश का जो प्रयोग किया था सन 1785 ईस्वी में। सन 1785 ईस्वी में उन्होंने बताया था अपने प्रयोगों के आधार पर कि सजातीय आवेश जो अर्थात सजातीय आवेश से मतलब है एक ही प्रकार के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय जो आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कल मैंने आपके लिए बताया था कि जब किसी हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उन पर आवेश का आदान प्रदान होता है। ऐसे ही आवेश की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। देखिए, इसी रगड़ के कारण जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो यहीं से विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की उत्पत्ति होती है। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि उन वस्तुओं पर आवेश स्थापित हो जाता है। तो उन पर आवेश जो स्थापित होता है, जिस प्रकार से हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है ठीक उतना ही आवेश रेशम पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब आव्यूह की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो जितना ऋण आवेश आव्यूह की छड़ पर उत्पन्न होता है ठीक उतना ही आवेश बिल्ली की खाल पर भी धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसका एक निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुओं पर जो आवेश की मात्रा है, जो दोनों वस्तुएं रगड़ी गई हैं, दोनों वस्तुओं पर जो आवेश की मात्रा है वो शून्य रहती है। ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। कल भी मैंने आपको बताया था विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है। कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है बेटे कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका नाश हो सकता है। प्रकृति में जहाँ भी आवेशों का आदान प्रदान होता है वहाँ पर इस नियम को इस नियम का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब समझिएगा, आगे चलते हैं हम एम्पियर की परिभाषा के बारे में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम जानते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा के मात्रक हैं। एम्पियर की परिभाषा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। तो आप बेटे, मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे एम्पियर की परिभाषा क्या है। वायु या निर्वात में स्थित दो लंबे, सीधे व समांतर तार जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, उनमें समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उन तारों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित होता है। तब उन तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तब अभी मैंने आपको बताया कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित होता है तो उन तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर आवेश बटे समय। तब यहाँ से बेटे आवेश की वैल्यू निकालेंगे हम। तब आवेश की वैल्यू निकालेंगे तो आवेश बराबर कितना हो जाएगा हमारा, आवेश बराबर हो जाएगा आपका विद्युत धारा गुणा समय।
जरूरी नहीं है आप लोग इसको पूरा विद्युत धारा गुणा समय लिखें, धारा गुणा समय भी लिख सकते हैं। अर्थात आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तब Q बराबर विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I गुणा T, Q बराबर I इंटू टी। अब बेटे यहाँ से आवेश की परिभाषा हो जाएगी, यहाँ से आवेश की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। यानी अब हम क्या करें, मान लिया जाए, माना I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, तब Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर सेकेंड। अब क्या करेंगे अब हम इसमें लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, दोबारा समझिएगा, लिखें आप, नोट करें इस चीज के लिए। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक में बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। अर्थात 1 कूलाम आवेश बराबर 1 कूलाम आवेश बराबर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर सेकेंड। आवेश 1 कूलाम आवेश बराबर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तब आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलाम। मैंने आपके लिए कल भी बताया था, आपके लिए कल भी बोला था कि आवेश का मात्रा कूलाम है। अर्थात 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुना सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी में। यहीं के बाद में मैंने आपको बताया था, यहाँ से बेटे इसकी विमा भी निकाली जा सकती है, इसकी विमा भी निकाले। ये T है हमारा, तो 1 C यानी 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 80। ये इसकी विमा है, 1 कूलाम आवेश की विमा 80 एम्पियर सेकेंड। यहीं से मैंने आपको कल पढ़ाया था मूल आवेश और क्वांटिकरण। तो कल मैंने मूल आवेश के बारे में बात बताई थी आपके लिए कि आवेश की छोटी से छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। और क्वांटिकरण क्या था वहां पर भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वांटिकरण में क्या बताया था कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है वह उसके मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है, यानी उसके गुणांक में होती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, डॉट 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 etc। उसके बाद में अब ये बात आती है कि ये आवेश की मात्रा को क्वांटिकरण में किस तरह से प्रयोग किया गया। अभी हमने एक क्वांटिकरण के अनुसार एक फॉर्मूला है हमारा, Q बराबर NE। यहाँ पर Q आवेश है किसी वस्तु पर, चालक पर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E हमारा मूल आवेश है। इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा सकती है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक पर दे रखी हो तो आपसे उस पर चार्ज पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप एक विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो मूल आवेश है हमारा, इस मूल आवेश का मान बहुत कम है, मूल आवेश का मान बहुत कम है, यानी E का मान बहुत कम है। इसलिए क्या होगा कि क्वांटिकरण में जो आवेश का क्वांटिकरण करेंगे, क्वांटिकरण में इसका मतलब कोई महत्व नहीं होगा, क्वांटिकरण में इसका प्रयोग नहीं होगा। Q बराबर NE। अब Q बराबर NE के आधार पर मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ कि मान लिया जाए किसी चालक पर, समझिएगा मेरे क्वेश्चन को और नोट करें बच्चे अपनी कॉपी पर, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड में क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है, बोर्ड में भी आता है, हर कंपटीशन में भी आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है और कभी कभी चार्ज की नेचर पूछ लेता है, यानी चार्ज की नेचर से मतलब है आवेश की प्रकृति। तो मैं आपके लिए एक सवाल बोल रहा हूँ, उसको आप नोट करें बच्चे, अपनी कॉपी पर लिखते जाएं, बड़ा स्लो बोलूंगा। किसी चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम ऋण आवेश है, कूलाम ऋण आवेश है, तो उस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि किसी चालक पर 2 गुणा 10⁻4 गुणा 10⁻⁻2 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम
ऋण आवेश है तो उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, या मैं निकालना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऋण आवेश ही लिखा होगा, यहाँ पर धनावेश भी लिख सकता है वो ऋणावेश की जगह। तो मैंने कल आपको बताया था, फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसकी नेचर निकालने के लिए विशेष ध्यान रखना है कि जब किसी चालक पर ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो निश्चित रूप से उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये ध्यान रखिए, कल मैंने आपके लिए बताया था इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी जो देता है उस पर धनावेश होता है और जो लेता है उस पर ऋणावेश होता है। जो जब वो ले रहा है इलेक्ट्रॉनों को तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है उस पर, और जिसने दिया है उस पर कमी हो रही है। तो वहां से हम इस बात का आधा क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पढ़ने पर ही, कि ऋण आवेश शब्द जो लिखा है यहीं से हमारी पहचान हो रही है कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी उस पर ऋण आवेश है, तो अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और जिसने दिए हैं उस पर धनावेश होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि इस चालक पर इतना कूलम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो अब हम निकालेंगे इसको। हमें दिया है गिवन दिया है Q बराबर, चालक पर आवेश Q का मान दे रखा है इसमें 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम, इतना दिया। n ज्ञात करवा रहा है। E जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कल भी मैंने आपको बताया था। E का मान जो होता है कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, Q बराबर N, Q बराबर Ne में इसको लगा देंगे, Q बराबर Ne। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका निकालने के लिए, जब सॉल्यूशन करेंगे तो Q बराबर Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं इसमें, तब N बराबर क्या हो जाएगा आपका Q/E। Q का मान कितना है बेटे 2.4 × 10⁻−18, और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻−19। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर माइनस की घात है, नीचे भी माइनस का है, या तो इसको यहीं काट लीजिए या फिर क्या करें 10 की घात -19 को ऊपर ले जाए तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी। देखिए मैं आपके लिए घातों को सॉल्व करना बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ। घातों को सॉल्व करने में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए क्या करें हम इसको घात को चिन्ह से ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। और हमें जानते हैं जब एक जैसी राशियां हो और उन पर घातें हो तो गुणा में घाता क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे 2.4 × 10⁻−18 × 10⁻+19, क्योंकि ये माइनस क्या ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, बटे 1.6 1.6। इस दशमलव से दशमलव को काट दीजिएगा, यहाँ 19 घात है या 18 घात है तो एक घात कम हो जाएगी, तो प्लस की 10 पे घात 1 बचेगी, जिसको हम लिखेंगे नहीं। तब क्या करेंगे हम, तो बेटे इसको हम कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 24 × 10 बटे 16, 24 × 10 बटे 16, ये हो जाएगा 240 बटे 16। और 16 का भाग लगाएं तो 16 एकम 16, कितने बचे 80, 16 पंजे 80 50, यानी ये हो गया 16 पंजे 80 इतने इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं आपकी में, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इस चालक पर। समझ में आया आपकी में, यानी इस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ लिख देंगे अधिकता। अगर यहीं पर ये ऋण आवेश न कह करके धन आवेश शब्द बोल दे, धन आवेश बोल दे, ये धन आवेश शब्द बोले, ये कहे कि किसी चालक पर इतने कूलम धन आवेश है तो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो बेटे यहाँ पर जो अधिकता शब्द लिखा है, चूंकि यहाँ धन आवेश है चालक पर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की इस चालक पर कमी हो जाएगी, तब इसका आंसर, इसकी प्रकृति कमी में आ जाएगी, आवेश जो है कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि ई का मान जो है मूल आवेश का मान बहुत कम है, इसलिए दैनिक जीवन में हम क्वांटीकरण का अनुभव नहीं करते हैं। बात आती है कूलाम्स लॉ। अब आता है आपका कूलाम का नियम, यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के बारे में हम देखेंगे। कूलाम ने जो अपना इस नियम का प्रतिपादन किया था वो 1785 ईस्वी में किया था। ये नोट कर लें आप, कभी कभी एक नंबर का कंपटीशन में पूछ लेता है कि कूलाम के नियम का प्रतिपादन कूलाम ने कब किया था। बात एक और है, ये कूलाम जो वैज्ञानिक था
फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। तो इसने क्या किया था, 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया था। अभी बता रहा हूँ ये बल क्या था। अभी हमने अपने आवेश के बारे में बताया था, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी किसी पर धनावेश तो किसी पर ऋणावेश। तो उन्होंने इसी के बारे में बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो स्थिर बिंदु आवेश है हमारे, एक पर Q1 आवेश है और दूसरे पर Q2 आवेश है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो उन्होंने बताया इसके बारे में एक निष्कर्ष निकाला था कूलाम ने विद्युत बल के आधार पर। उन्होंने बताया था 1785 अपने प्रयोगों के आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, यानी अभी मैंने बताया था विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो विद्युत बल यानी दो स्थिर बिंदु, नोट करेंगे आप लोग सभी कॉपी में अपनी में, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला या लगने वाला विद्युत बल कोष्टक में लिखेंगे, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। माना तो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर न्यूटन। यानी अभी मैंने आपके लिए बताया है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कूलाम के नियम को। ये नोट करें, 1785 में इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इसलिए मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। यहाँ आकर्षण का ये जो बल है, कूलाम ने इस बल की उत्पत्ति न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से की थी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, उन्होंने बताया था कि दो पदार्थिक कणों के बीच, यानी पदार्थ जिनमें द्रव्यमान, दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण का बल। यहाँ बेटे एक विशेष ध्यान देनी है आपके लिए, बहुत गौर देना है, कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो केवल आकर्षण का बल होता है, और ये कूलाम का जो विद्युत बल है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होता है। ये जो विद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना प्रबल होता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना बड़ा होता है, और दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। तो चलो खैर बात को आगे, अभी हम इसी कूलाम के नियम को पूरा सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया बेटा कूलाम के नियमानुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2 बटे r स्क्वायर, तब F बराबर K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर न्यूटन। ये कूलाम का नियम है, जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान इन दोनों आवेशों पर निर्भर करता है, इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, इनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और विद्युत बल पर निर्भर करता है। यदि ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हों तो सुविधा के लिए K का मान K बराबर 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मान रख लेते हैं। तब इस मान को हम यहाँ रखें तब F बराबर आ जाएगा बेटे कितना, 9.0 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर न्यूटन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपकी में। अब क्या करें हम, माना
यदि ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तब इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा इसका मान। अब मान लिया जाए Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम और R बराबर 1 मीटर, तब F बराबर कितना हो जाएगा 9.0 गुणा 10⁻9 न्यूटन कितना आ जाएगा। यहाँ से हम कूलम को परिभाषित करेंगे, यानी एक कूलम, नोट करेंगे आप, एक कूलम आवेश की वह मात्रा है जो कि वायु या निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के किसी सजातीय आवेश को 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तब आवेश का मान 1 कूलम कहलाता है। व्यवहार में हम कूलम के लिए माइक्रो कूलम से इंगित करेंगे। व्यवहार में हम माइक्रो कूलम का प्रयोग करते हैं, यानी 1 माइक्रो कूलम बराबर 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम, अर्थात 1 म्यू सी बराबर 10⁻⁻6। ये माइक्रो कूलम, इसी का प्रयोग होगा न्यूमेरिकल्स में बेटे, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। 1 माइक्रो कूलम बराबर इतने। अब क्या होता है कि यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, तब सुविधा के लिए कूलम के नियम में, कूलम के विद्युत बल के नियम में के F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन में सुविधा के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने, जहां एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, तब इसको यहाँ पर रखेंगे, के स्थान पर रखेंगे, तब ये जो कूलम का लॉ है, यानी जो नियम है, एक नया रूप ले लेगा। तब आ जाएगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी इस के मान के बराबर होगा। कितना था इसका बेटे के का मान, कितना बताया था मैंने अभी आपके लिए, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका मान भी कितना होगा 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एप्सिलॉन 0। अब यहीं पर देखिए बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और विमान, इसमें और नोट कर लीजिएगा, बोर्ड में जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक प्रश्न आपको एप्सिलॉन 0 पर जरूर मिलेगा बेटे। तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक, विमान कहाँ से निकालें। तो अभी हमने एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक, विमान निकालने के लिए क्या करें, अभी हमने आपके लिए बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है आपका 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकालना है, मात्रक भी निकालना है और विमा भी निकालनी है। तो हम क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एप्सिलॉन को इधर ले जाए, इसको इधर लेके आए, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁹। अब इसका मात्रक पलट जाएगा, ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको एक चीज यहाँ मिल चुकी है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल गया। मान निकालने के लिए हम क्या करें, 4 पाई है, पाई की वैल्यू रख देंगे 4
इंटू 3.14 3.14 होता है इसका वैल्यू, गुणा 9.0 गुणा 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, आपको क्लियर पोजीशन आ रही है, क्लियर साइज दिखाई दे रहा है आपको। अब हम क्या करें बेटे, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होगा एप्सिलॉन नॉट का। अब एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मिल गया, मात्रक मिल गया। जब हमारे लिए मात्रक मिल गया तो मात्रक से हम इसकी विमा निकाल लेंगे। तो मात्रक से विमा निकालेंगे, तो मात्रक से विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या था आपका, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझने की कोशिश करना है यहाँ पर बेटे। कूलम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कूलम का मात्रक बताया था, एक कूलम बराबर था 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड, AT। तो यहाँ पर सी की विमा जो कूलम की विमा हो जाएगी AT बटे न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा आप सब लोग जानते हैं mL/T⁻²। ये मीटर है, मीटर का मात्रक L²। ठीक, उसको हल कर लेंगे आप, ये आ जाएगा आपका A²T² बटे mL/3 T⁻²। इन्हें राशियों को ऊपर ले जाएं, तब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा m⁻⁻1 ये जाएगी ऊपर, L ऊपर नहीं है, L यहाँ पर है, L⁻⁻3। ठीक, T⁻2 इधर है, T⁻2 ऊपर है, ये ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी T⁻4 और A⁻2। ये जो होगी आपकी इसकी विमा होगी एप्सिलॉन 0 की, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्लियर होगी। अब बेटे यहीं पे कूलम के नियम के बारे में बात आती है। वायु या निर्वात में कूलम का लॉ क्या था हमारा, वायु या निर्वात के लिए F बराबर था आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। यदि यही आवेश, यही दोनों आवेश आपके वायु या निर्वात में न होकर के किसी कुचालक माध्यम में रखे हो, जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K हो, तब कूलम का नियम निम्न हो जाएगा। माध्यम के लिए हम मान लेते हैं FM, मीडियम के लिए FM बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 K, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। तब आ जाएगा Q1 Q2 बटे R² न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, हम डिवाइड कर ले, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग लगा दें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम डिवाइड कर दें इसको, तो ये आ जाएगा आपका F बटे FM बराबर आ जाएगा आपका K क्या है आपका परावैद्युतांक के माध्यम का। यहाँ से बेटे परावैद्युतांक की परिभाषा लिखेंगे, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है, या उनके अनुपात को किसी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यदि माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता अभी हम पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट है। यदि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तब एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। तब यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर आ जाएगा बेटे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी परावैद्युत माध्यम की परिभाषा लिख जाएगी। यहाँ से कैसे लिखेंगे, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को किसी माध्यम का परावैद्युतांक K कहते हैं।
तो बेटे यहाँ तक कूलाम का नियम समाप्त होता है। अगर आप, हाँ बेटे, अभी मैंने कूलाम का लॉ समाप्त कर दिया है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें सूचित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में और उनके लिए शेयर करें, जिससे कि आपको नई वीडियो तुरंत जैसे ही बने वैसे ही आपको उपलब्ध होती रहे। थैंक यू।